हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बायो का अगला चैप्टर देखेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। ये हमारे एनसीईआरटी सीरीज का चैप्टर नंबर 21 है, बट बायो का ये 5th चैप्टर है। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अब तक जो भी चैप्टर्स हो चुके हैं उन सबों को मिला करके ये है हमारा चैप्टर नंबर 21। लेकिन सिर्फ बायो की अगर बात करें तो ये है 5th चैप्टर। इससे पहले मैंने अपलोड किया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम बायोलॉजी के अंदर। और ये हमारा अगला चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम। ये चैप्टर हमें पढ़ना होता है क्लास 10th में और क्लास 11th में। और इस चैप्टर में हम लोग टोटल एमसीक्यू देखने वाले हैं 120 एमसीक्यूज देखेंगे। और ये आसान चैप्टर है। इसमें हमें मेनली 4 चीज़ें पढ़नी है। ग्लैंड के बारे में पढ़नी है, कौन से ग्लैंड कौन सा हार्मोन को सिक्रीट कर रही है ये पढ़नी है। उसके बाद अगर वो हार्मोन हमारे बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा बन जाए, जिसे हम लोग हाइपर सिक्रीशन बोलते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होगा। अगर हमारे बॉडी में वो हार्मोन ज़रूरत से कम बन जाए यानी कि हाइपो सिक्रीशन हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है। तो ग्लैंड, उसके हार्मोन्स और उसके कमी या ज़्यादा से जो होने वाले डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये वीडियो, इस सीरीज का हर एक वीडियो हर उस एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है जिसमें भी जनरल साइंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में इंक्लूड है, तो ये वीडियो नो डाउट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इस सीरीज का हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के पहले सवाल से। पहला सवाल है, कोई कोशिका या उत्तक जो कुछ रसायनों का स्राव करता है डैश कहलाता है। कोई कोशिका या फिर बहुत सारे कोशिका मिलकर के उत्तक बनाते हैं। तो कोई कोशिका या फिर उत्तक अगर वो कुछ रसायनों का स्राव करता है तो उसे हम ग्लैंड कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो ये कोई एक कोशिका भी हो सकता है जो ग्रंथि कहलाए। तो कोई कोशिका या फिर कोशिकाओं का समूह वो कुछ रसायनों का स्राव कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है कुछ केमिकल्स को, तो उसे हम लोग ग्लैंड बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन बहिस्रावी ग्रंथि है, कौन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। हमारे बॉडी के अंदर मेनली 2 तरह के ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारा ये चैप्टर है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग ज़्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लेते हैं और भी चैप्टर्स जो बचे हुए हैं उन सब में ये आते रहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। बट मेनली हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लेते हैं क्योंकि वो एंजाइम का सिक्रीशन मोस्टली करते हैं, ज़्यादातर एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास कोई डक्ट नहीं होता है, यानी कोई नलिका नहीं होता है। अब ये ग्लैंड्स हैं, जब हमने ग्लैंड्स कहा तो ये कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करेंगे, ये सारे ग्लैंड्स। तो ये अपना सिक्रीशन एक डक्ट में डालेंगे, यानी एक ट्यूब के अंदर डालेंगे अपना सिक्रीशन, और जहाँ इसको जाना होगा वहाँ पे ये जाकर के अपना असर दिखाएगा। कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं, जैसे लीवर हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया जो पसीना बनाता है, ऑयल ग्लैंड या फिर सिबेसियस ग्लैंड जो सीबम बनाता है, मेमरी ग्लैंड जो मिल्क बनाता है, टीयर ग्लैंड जो आंसू बनाता है, सैलिवरी ग्लैंड जो लार बनाता है, म्यूकस ग्लैंड, उसके बाद पैनक्रियाज आपको पता होगा, इसमें बहिस्रावी भाग भी है और अंतःस्रावी भाग भी है। तो 99% पार्ट पैनक्रियाज का वो बहिस्रावी होता है, यानी कि एक्सोक्राइन होता है, मात्र 1% एंडोक्राइन होता है। हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें देख लो, लीवर, स्वेट ग्लैंड और सैलिवरी ग्लैंड, ये तीनों ही हो जाएगा। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश को नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं, यानी ऐसा ग्लैंड जिसके पास क्या हो, डक्ट हो। तो मैंने अभी आपको बताया जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उसके पास डक्ट होता है, ये अपना सिक्रीशन उस पाइप के अंदर डालेगा। बाकी के ये जो पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नलिका युक्त ग्रंथि नहीं है, यानी कौन सा ऐसा ग्लैंड है जिसके पास कोई डक्ट नहीं है। तो जिसके पास डक्ट था उसे हम लोगों ने कहा बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास कोई डक्ट नहीं होता, इसीलिए इसे डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। अब देख लो, ये 1 से लेकर के 10 तक इतने सारे ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। यहाँ मैंने ब्रैकेट में जो नंबर डाला है, ये नंबर ये बता रहा है कि कौन सा ग्लैंड की संख्या हमारे बॉडी में कितनी है। जैसे हाइपोथैलेमस की संख्या बॉडी में 1 ही है, पिट्यूटरी
संख्या में 1 है, पीनियल ग्लैंड संख्या में 1 है, थायराइड ग्लैंड संख्या में 1 है, पैराथायराइड ग्लैंड ये हमारी संख्या में 4 है, यानी 4 ग्लैंड्स हैं पैराथायराइड, पैरा ऑफ 2 जिसे हम बोलते हैं। थाइमस ग्लैंड ये भी संख्या में 1 है। पैनक्रियाज का 99% पार्ट एक्सोक्राइन था, 1% पार्ट मैंने बताया वो एंडोक्राइन है, तो ये भी संख्या में 1 हो जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड हमारे दोनों किडनी पे है, संख्या में 2 है। टेस्टिस जो सिर्फ मेल में पाया जाता है ये संख्या में 2 हो जाएगा। ओवरी जो सिर्फ फीमेल में पाया जाता है ये भी संख्या में 2 हो जाएगा। तो ये नंबर्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो हमसे पूछा है कौन नलिका युक्त ग्रंथि नहीं है, तो मेमरी ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड और म्यूकस ग्लैंड अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि ये सब क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। पीनियल ग्लैंड आपको यहां दिखेगा 3 नंबर में, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो इसके पास कोई डक्ट नहीं होगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश ग्रंथियों में नलिका नहीं होती है, तो डक्टलेस ग्लैंड कौन होते हैं, एंडोक्राइन, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सोक्राइन में तो डक्ट होता है, नलिका होता है। लीवर और सलाइवरी ये तो हमारा एक्सोक्राइन का ही एग्जाम्पल है। नलिका विहीन ग्रंथि का उदाहरण है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि को ही हम लोग नलिका विहीन बोलते हैं, यानी इसके पास नलिका नहीं है। तो कौन है इसमें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहां देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपको यहां दिखेगा 2 नंबर में, यहां देखो पीनियल ग्लैंड जो आपको ये 3 नंबर में दिख रहा है, यहां है थायराइड ग्लैंड जो आपको 4 नंबर में दिख रहा है, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन है, एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन है अंतःस्रावी ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड, ये नंबर 5 में देखो। थाइमस ग्लैंड ये नंबर 6 में देखो। एड्रिनल ग्लैंड ये नंबर 8 में देखो, तो यहां भी हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में एक जनन अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये ग्लैंड हमारे रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सारे ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको रटा होना चाहिए, ऐसा रटा होना चाहिए कि लाइन से आप बोल दो। तो अगर आपको नहीं याद है एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हमारे बॉडी के अंदर, तो ये आपको लिस्ट है जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसमें जो टेस्टिस है, वृषण बोलते हैं इसे हिंदी में, ये टेस्टिस सिर्फ मेल के अंदर पाया जाता है, ये फीमेल में नहीं मिलेगा, और ये हमारे रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड इन मेल टेस्टिस। ठीक वैसे ही फीमेल के अंदर भी है रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कौन सा हो जाएगा, ये जो 10 नंबर में है ओवरी, ये सिर्फ आपको फीमेल के अंदर मिलेगा, मेल के अंदर नहीं मिलेगा। तो ओवरीज ये संख्या में 2 है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी ऐसा ग्लैंड जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एंडोक्राइन पार्ट भी है, बहिर्स्रावी भाग भी है और अंतःस्रावी भाग भी है। तो पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का 99% पार्ट क्या है, एक्सोक्राइन है, और मात्र 1% भाग है जिसे हम लोग एंडोक्राइन बोलते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थाइमस प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड है, पीनियल प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड है, लीवर प्योर एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को डैश कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो जो अपना स्राव करते हैं उसे हम लोग हार्मोन बोलते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि ये क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई स्ट्रक्चर, कोई हमारे बॉडी का पार्ट अगर हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है तो उसे हम ग्लैंड कहेंगे। ये तो है, अंतःस्रावी मोस्टली हार्मोन सिक्रीट करते हैं, मैक्सिमम हार्मोन सिक्रीट करते हैं। आपको आंसर हार्मोन ही टिक करना है, लेकिन हर हार्मोन सिक्रीट करने वाला पार्ट को, संरचना को, स्ट्रक्चर को हम ग्लैंड नहीं कहेंगे। जो हमारा हार्ट है वो भी हार्मोन सिक्रीट करता है, लेकिन हम हार्ट को ग्लैंड नहीं बोलते। किडनी वो भी एरिथ्रोपोइटिन, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में, वो भी क्या है, हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है। क्या हम किडनी को ग्लैंड बोले, नहीं। बहिर्स्रावी ग्रंथि का स्राव हो सकता है, अंतःस्रावी ग्रंथि का स्राव हमने देखा हार्मोन। बहिर्स्रावी ग्रंथि का स्राव डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हो सकते हैं, पसीना भी हो सकता है, सीबम भी हो सकता है, म्यूकस भी हो सकता है, जूस भी हो सकता है। डाइजेस्टिव जूस आपने पढ़ा होगा, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, ये सारे। तो ये सारे सिक्रीशंस हो सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का। तो यहां ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्न में से कौन रासायनिक संदेशवाहक के रूप में जाना जाता है? केमिकल मैसेंजर के रूप में जाना जाता है। केमिकल मैसेंजर हम हार्मोन को कहते हैं। हार्मोन को केमिकल मैसेंजर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बनता कहीं और है, असर कहीं और दिखाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के संबंध में कौन गलत है? एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड आपको बताना है कि कौन इनकरेक्ट है। ये डक्टलेस है, सही है। बोला है ये नलिका युक्त है, यानी कि इट इज ए ग्लैंड विथ डक्ट, ये गलत हो जाएगा। ये तो एक्सोक्राइन के लिए सही है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? बी है। इसके स्राव हार्मोन कहलाते हैं, सही है, इसके स्राव हार्मोन कहलाते हैं। यह अपना स्राव सीधे रक्त में मुक्त करती है। अब एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं उसके पास तो अपना भाई पाइप होता है, अपना सिक्रीशन उस पाइप के अंदर डाल देगा और उस पाइप के रास्ते से जहां जाना होगा चला जाएगा। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के पास तो कोई पाइप नहीं है जिससे वो हार्मोन को पहुंचा दे जहां पहुंचाना है। तो ये क्या करता है एंडोक्राइन ग्लैंड? ये अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में डाल देता है। ब्लड तो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में दौड़ रहा है, तो उस हार्मोन को हमारे बॉडी पार्ट के, हमारे बॉडी में जिस पार्ट्स के पास जाना होगा वहां पे वो चला जाएगा और अपना असर दिखा देगा। ये भी हमारा सही है, ये भी सही है। देखो ये है हमारा एक ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है? सेल्स होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कुछ केमिकल को सिक्रीट करते हैं। अब हम लोग जान चुके हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो अब केमिकल की जगह पर हम लोग हार्मोन वर्ड यूज करेंगे। तो जो सिक्रेटिंग सेल होगा ग्लैंड का वो क्या करेगा? हार्मोन को सिक्रीट करेगा। तो इस ग्लैंड ने ये हार्मोन बनाया। अब इस ग्लैंड के पास अपना कोई पाइप नहीं है जिसमें ये अपना हार्मोन को डालेगा, तो इसने अपना हार्मोन को डायरेक्ट हमारे ब्लड में डाल दिया। ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है। जब ये हार्मोन इस ब्लड में गया तो ये ब्लड हमारे पूरे बॉडी सेल्स के पास जाएगा, सभी कोशिकाओं के पास जाएगा। लेकिन हर कोशिकाओं से इस हार्मोन को मतलब नहीं है। ये हार्मोन उसी कोशिका के पास जाकर के अपना असर दिखाएगा जहां इसके लिए इंतजार किया जा रहा है। कहने का मतलब जहां इस हार्मोन के लिए रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर्स होंगे जहां जिस कोशिका के पास, उसी के पास जाकर के ये अपना एक्शन दिखाएगा। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये वाला, ये है रिसेप्टर्स। यानी मान लो ये हार्मोन ए था, अगर ये हार्मोन ए था तो ये है रिसेप्टर ए, यानी ये ए हार्मोन अपने ए वाले रिसेप्टर के पास जाएगा। मान लो यहां पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता, कोई ऐसा पार्ट होता हमारे बॉडी का जिसके पास रिसेप्टर तो होता, लेकिन ये रिसेप्टर बी होता, यानी बी हार्मोन के लिए ये रिसेप्टर है। तो ये जो हार्मोन ए है ये इस रिसेप्टर्स के पास नहीं जाएगा, यहां से होकर के हार्मोन गुजरेगा, बट इस बी वाले रिसेप्टर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि ये रिसेप्टर किसके लिए है? हार्मोन बी के लिए है। कोई भी हार्मोन जो बी होगा वो इस रिसेप्टर के पास आएगा। तो हार्मोन हमारे बॉडी के बहुत सारे सेल से होकर के गुजरेगा, लेकिन अपना काम वहीं पे दिखाएगा जिस सेल के पास उसका रिसेप्टर होगा। देखो टारगेट सेल लिखा हुआ है, यानी जहां पे इस हार्मोन को अपना असर दिखाना है। तो यहां भी रिसेप्टर था तो हार्मोन यहां पे चला गया, यहां भी टारगेट सेल था, इसके पास रिसेप्टर था इस हार्मोन के लिए, तो यहां पे ये हार्मोन चला आया। हार्मोन की खोज किसने की? हार्मोन की खोज सबसे पहले की दो वैज्ञानिक ने, बेलिस और स्टार्लिंग। बेलिस और स्टार्लिंग, नाम याद रखना है, आंसर बी। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है, तो जो दो वैज्ञानिक थे बेलिस और स्टार्लिंग, इन्होंने हार्मोन को खोजा। और सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा? सिक्रेटिन। तो बी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे तंत्रिका तंत्र का भी भाग है? कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है? यह ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये हमारे मस्तिष्क में है, ब्रेन में है, और ये हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र का भी भाग है। निम्नलिखित में से कौन सी एक तंत्रिका अंतःस्रावी संरचना है? कौन न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है? तो कौन हो जाएगा? ये हाइपोथैलेमस ही होगा। क्यों होगा हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस हम जानते हैं ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, साथ में हमने अभी देखा कि ये हमारे नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है, इसीलिए हम इसे न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, उसके बाद नर्वस सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है साथ में हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो हम इसे बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर।
डैश द्वारा स्रावित हार्मोन को न्यूरो हार्मोन कहते हैं। हमने अभी देखा हाइपोथैलेमस, ये हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और हाइपोथैलेमस ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, यानी ये हार्मोन को भी सिक्रीट करेगा। तो क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तंत्रिका तंत्र का पार्ट है, तो इसीलिए इसके हार्मोन को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया न्यूरो हार्मोन। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये हमारे मस्तिष्क में है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, एंडोक्राइन स्ट्रक्चर कहते हैं, और इसके द्वारा स्रावित हार्मोन को हम लोग एक स्पेशल नाम दे देते हैं न्यूरो हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को कौन नियंत्रित करता है? हम सभी जानते हैं पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं सबको रेगुलेट करता है। लेकिन कमाल की बात यह है, ये जो मास्टर ग्लैंड है पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको भी कोई और रेगुलेट करता है। इससे बनने वाले हार्मोन के स्राव को और संश्लेषण को कोई और नियंत्रित करता है, और ये है हाइपोथैलेमस। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कायदे से देखा जाए तो मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को कहना चाहिए, लेकिन हम नहीं कहते हैं। कारण एक ये भी है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है, प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, हमारे नर्वस सिस्टम का भी ये पार्ट है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड ना बोल करके हम लोग पिट्यूटरी को बोलते हैं। निम्न में से कौन हाइपोथैलेमस में बनने वाला हार्मोन है जिसे पीयूष ग्रंथि स्रावित करता है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना। हाइपोथैलेमस का दो ऐसा हार्मोन है जो बनाता तो ये खुद है, लेकिन सिक्रीट पीयूष ग्रंथि से होता है। हाइपोथैलेमस दो ऐसे हार्मोन को बनाता है जो पीयूष ग्रंथि स्रावित करता है, अच्छे से ध्यान में रखना। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, इस वैसोप्रेसिन को ही हम लोग एडीएच बोलते हैं, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देख लिया हुआ है। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे हम लोग वैसोप्रेसिन ही बोलते हैं, और ऑक्सीटोसिन, ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो बनता तो हाइपोथैलेमस में है, लेकिन इसका सिक्रीशन करता है पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पश्च पीयूष ग्रंथि से ये दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, बट बनता कहाँ है? हाइपोथैलेमस में। तो एक्चुअल में ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, बस सिक्रीशन पिट्यूटरी से होता है। तो बी और डी इसका राइट आंसर होगा। तो हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। ये हमारे ब्रेन में है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, इसके हार्मोन को न्यूरो हार्मोन कहते हैं। हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है पिट्यूटरी के सिक्रीशन को और पिट्यूटरी में बनने वाले हार्मोन को। और हार्मोन ये कौन सा बनाता है? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। इसके अलावा और भी हार्मोन है, हम उन हार्मोन के बारे में बात नहीं करेंगे, बट ये दो हार्मोन हाइपोथैलेमस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में उपस्थित है? तो देख लो, हमारे मस्तिष्क में तीन ग्रंथियां हैं, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें सिर्फ हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में हम ये कहते हैं कि ये हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को नहीं बोलेंगे। आपके एग्जाम में आएगा तो पिट्यूटरी ही आपको टिक करना है, हाइपोथैलेमस टिक मत कीजिएगा। पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है सोमैटोट्रॉपिक या फिर सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं इसे हम लोग वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन इंग्लिश में बोलेंगे, शॉर्ट में जीएच बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान में रखना है जीएच। थायराइड प्रेरक हार्मोन टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जिसे हम शॉर्ट में एसीटीएच बोलेंगे। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही हार्मोन आपको अच्छे से समझ में आएगा हम लोग जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो देख लो पिट्यूटरी का कौन कौन सा हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एलएच एलटीएच लैक्टोजेनिक हार्मोन जिसे हम लोग प्रोलैक्टिन भी बोलते हैं। ये सारे हार्मोन अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड पर जाकर के एक्ट करेगा और उसको रेगुलेट करेगा, इसीलिए पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। देखिए ये हमारे ब्रेन में ये पूरा हो गया हमारा हाइपोथैलेमस, ये हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है
ये एक बोनी कैविटी में, बोनी कैविटी कहने का मतलब ये हुआ हड्डी का गुफा। ये मान लो हमारा एक हड्डी है, ये पूरा हड्डी है और ये हमारा क्या है, एक गुफा है, ये बीच का जो स्पेस है गुफा है। तो इस गुफा को हम लोग बोलते हैं सेला टर्सिका। सेला टर्सिका, हिंदी में भी सेला टर्सिका ही आएगा, एनसीईआरटी में सेला टर्सिका ही लिखा हुआ है, हिंदी में भी सेला टर्सिका। और ये जो बोन है, इस बोन का नाम है एस्फेनॉइड। ठीक है, ये जो बोनी कैविटी है, इस कैविटी को हमने कहा सेला टर्सिका, बट इस बोन का नाम है एस्फेनॉइड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड इस हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है, अटैच है। ठीक है, अटैच टू हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कहा जा रहा है बाई स्टॉक। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये आपस में क्या है, अटैच्ड है। एक चीज और ध्यान में रखो, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने कहा कि मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसे हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। पिट्यूटरी को हम लोग हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक वृद्धि हार्मोन का कार्य है, ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन है? ग्रोथ हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड का सारा हार्मोन आपको रटा होना चाहिए। यह हमारे मांसपेशियों का वृद्धि करवाएगा, हड्डियों का वृद्धि करवाएगा, कैल्शियम और प्रोटीन का ये धारण करवाता है हमारे बॉडी के अंदर, रिटेंशन करवाता है, और प्रोटीन को एकत्रित भी करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो ए, बी और सी तो हमारा सही है। हमसे पूछा है कौन इसका कार्य नहीं है, तो यह है रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। ये जो थायरोक्सिन ग्रंथि है उसके स्राव को नियंत्रित करता है, ये गलत हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये इसको रेगुलेट करेगा, ग्रोथ हार्मोन नहीं रेगुलेट करेगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। जो पिट्यूटरी का ग्रोथ हार्मोन है, जिसे हम लोग सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं, देखते हैं इसके बारे में, फंक्शन देखते हैं। ये हमारे हड्डियों का ग्रोथ करवाएगा, और ये जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है, ये थायरोक्सिन हार्मोन अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में है तो ये ग्रोथ हार्मोन और अच्छे से काम करेगा। यानी अगर हमारे बॉडी के अंदर किसी भी रीजन से थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो ये ग्रोथ हार्मोन भी अपना असर प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पाएगा। हमारे मसल्स का ग्रोथ करवाएगा, प्रोटीन और कैल्शियम का रिटेंशन करने में ये हेल्प करता है। रिटेंशन यानी कि हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन और कैल्शियम को ये धारण करने में मदद करेगा और प्रोटीन को एकत्रित करेगा। और एक पॉइंट यहां पर ये देखो, एक्ट्स ऑन ऑल द टिश्यू ऑफ बॉडी, या फिर एक्ट्स ऑन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये अपना हार्मोन सिक्रीट करते हैं और डायरेक्ट कहाँ डाल देते हैं, ब्लड में डाल देते हैं। ब्लड हमारे बॉडी के बहुत सारी कोशिकाएं, हर कोशिकाओं से होकर के गुजर रहा है, लेकिन वो हार्मोन उसी कोशिका पर जाकर के अपना असर दिखाएगा जिसके पास उसका क्या होगा, रिसेप्टर होगा। आपने देखा था रिसेप्टर को मैंने इस प्रकार दिखाया था। लेकिन ग्रोथ हार्मोन ये एक ऐसा हार्मोन है जिसका रिसेप्टर आपको हर सेल के पास मिल जाएगा। यानी ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये हर सेल पे जाकर के अपना असर दिखाएगा, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ चाहिए, पूरे बॉडी का ग्रोथ करवाना है ना। तो ऐसा तो तभी होगा जब ये ग्रोथ हार्मोन हर कोशिका पे जाकर के काम करेगा। तो ये हमारे सभी ऊतकों पर काम करता है। अब देखिए, दो प्रीफिक्स मैंने आपको बताए थे प्रीवियस चैप्टर में। एक मैंने बताया था आपको हाइपो और एक बताया था मैंने हाइपर। हाइपो का मतलब कम, जरूरत से कम, हाइपर का मतलब जरूरत से ज्यादा, और सिक्रीशन का मतलब होता है स्राव। तो हाइपो सिक्रीशन यानी कि जो स्राव है वो जरूरत से कम हो गया। जब भी कोई हार्मोन जरूरत से ज्यादा बनेगा या फिर जरूरत से कम बनेगा तो हमारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाएंगे, डिसऑर्डर हो जाएगा हमें किसी न किसी प्रकार का। तो मान लो बचपन में ही इस ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही है जो हार्मोन को कम सिक्रीट किया, या फिर जो रिसेप्टर्स हैं सेल के पास वो किसी तरह से डैमेज हो गया। किसी भी रीजन से अगर ग्रोथ हार्मोन की बचपन में ही कमी हो जाए, ध्यान में रखना, बचपन में ही कमी हो जाए तो वो बौना हो जाएगा, जिसे हम लोग बंठा बोलते हैं। ड्वार्फिज्म, बौनापन हो जाएगा, नाटा हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन के कारण हुआ है जो कि पिट्यूटरी का है हार्मोन, इसीलिए हम इसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोलते हैं। अब देखो, मान लो बचपन में इस हार्मोन की कमी नहीं हुई, बॉडी का अच्छा खासा लेंथ आ गया, यानी जो प्रॉपर लेंथ होना चाहिए एज के हिसाब से वो गेन कर चुका है कोई बंदा। एडल्ट में जाकर के जब वो 16, 17, 18 साल का हुआ तब जाकर के इस हार्मोन की कमी हो गई, तब उसे हो जाएगा एक्रोमाइक्रिया। इसमें क्या होगा, एबनॉर्मल साइज ऑफ आर्म लाइक शॉर्ट हैंड,
बॉडी का लेंथ तो अच्छा खासा रहेगा, तो लेंथ के हिसाब से हाथ की भी लंबाई होनी चाहिए ना, लेकिन हाथ छोटा हो जाएगा जब एडल्ट में इस हार्मोन की कमी होती है। अब है हाइपर सिक्रीशन, जरूरत से ज़्यादा बन गया। तो अगर बचपन में ही जरूरत से ज़्यादा ये हार्मोन बन गया, ग्रोथ हार्मोन बचपन में ही, तो क्या हो जाएगा, जरूरत से ज़्यादा व्यक्ति लंबा हो जाएगा। इसे बोलते हैं गाइगेंटिज्म या फिर जाइगेंटिज्म, जो आपको बोलना हो बोल दो। एक्सेस हाइट हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा वो नॉर्मल हाइट से। लेकिन मान लो हाइट अच्छा खासा है, एडल्ट में जाकर के इस हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो गया, हाइपर सिक्रीशन हो गया, तो इसे बोलेंगे एक्रोमीगैली। इसमें क्या होगा, बॉडी का लेंथ सही है तो लेंथ के हिसाब से हाथ की लंबाई, पाँव की लंबाई, पैर की लंबाई, ये सब होना चाहिए था। लेकिन पता चला बॉडी का लेंथ तो ठीक है लेकिन हाथ कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो ऐसे केस को बोलते हैं एक्रोमीगैली। तो आपको याद रखना है ड्वार्फिज्म, एक्रोमाइक्रिया, ये ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से होता है, और हाइपर सिक्रीशन से जाइगेंटिज्म, एक्रोमीगैली जैसे डिसऑर्डर्स होते हैं। देख लो, एक्रोमीगैली जैसा विकार उत्पन्न हो जाता है। गाइगेंटिज्म और एक्रोमीगैली ये हाइपर सिक्रीशन के कारण होता है ग्रोथ हार्मोन के। देख रहे हो आप, ये केस है, ये किसका केस है, एक्रोमीगैली का। देखो जो जॉ है, लोअर जॉ, ये कितना लंबा हो गया, एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहां देखो ये केस है गाइगेंटिज्म का। जो आपने एक्रोमीगैली देखा था, इस बंदे में इस हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा तब हुआ जब ये अपने हाइट को गेन कर चुका था एडल्ट में। लेकिन ये जो बंदा है, बचपन में ही इसके अंदर ज़्यादा हार्मोन बन गया था, ग्रोथ हार्मोन, इसीलिए ये जरूरत से ज़्यादा लंबा हो गया। पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी एक मास्टर ग्लैंड है, हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को ये रेगुलेट करेगा। अभी देखो क्या पूछा, पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है। तो पिट्यूटरी के ये सारे हार्मोन्स मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले। ग्रोथ हार्मोन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो TSH हार्मोन है, TSH फुल फॉर्म देखो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है प्रेरित करना। तो ये जो TSH है, ये आगे चल करके जब पिट्यूटरी इस हार्मोन को ब्लड में डालेगा तो ब्लड इसको कहाँ लेकर के पहुंचा देगा, थायराइड ग्रंथि के पास, और वहां जाकर के ये अपना काम दिखाएगा। थायराइड ग्रंथि को बोलेगा कि अपना थायरोक्सिन को सिक्रीट कर या फिर इसके सिक्रीशन को कम कर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, TSH। पिट्यूटरी का डैश हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दुग्ध उत्पादन को नियंत्रित करता है। महिलाओं के अंदर खासकर पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन उसके ब्रेस्ट के अंदर जो मेमरी ग्लैंड है उसका ये ग्रोथ करवाता है, साथ में उसमें जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसको ये रेगुलेट करता है। ग्रोथ हार्मोन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग TSH के बारे में हम लोगों ने पिछले सवाल में देखा। जो 6 नंबर में आप देख रहे हो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन, जिसे हम लोग प्रोलैक्टिन भी बोलते हैं, तो ये वो हार्मोन है जो मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ करवाता है और उसमें मिल्क प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। प्रोलैक्टिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का अन्य नाम क्या है। ऑक्सीटोसिन को हम लोग पिटोसिन भी बोलते हैं, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, लव हार्मोन भी बोलते हैं। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। ऑक्सीटोसिन बनता कहाँ है, हाइपोथैलेमस में। सिक्रीट कौन करता है, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन और ADH को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी कि पश्च पीयूष। ऑक्सीटोसिन के संबंध में कौन असत्य है, कौन गलत है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों को संकुचित करता है। प्रसव के समय यानी जब बच्चा मां के पेट से बाहर आता है, डिलीवरी के टाइम, इसे हम लोग टेक्निकली बोलते हैं पार्चुरेशन। तो एट द टाइम ऑफ पार्चुलेशन ये क्या करेगा, जो गर्भाशयी पेशी है यानी कि जो यूटराइन मसल्स हैं उसको ये संकुचित करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि बच्चा बाहर की ओर पुश हो। उसके बाद यह दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव को प्रेरित करता है। हम लोगों ने अभी देखा प्रोलैक्टिन के बारे में। प्रोलैक्टिन क्या करा था, मेमरी ग्लैंड को ग्रोथ करवाया था और उसमें मिल्क प्रोडक्शन को रेगुलेट किया था, यानी कि मिल्क फॉर्मेशन में वो हेल्प किया था। अब वो मिल्क बाहर भी तो आएगा, तो ऑक्सीटोसिन मदद करता है वो जो मेमरी ग्लैंड में मिल्क बना उसको बाहर लाने में। यह हाइपोथैलेमस में बनता है लेकिन पीयूष से स्रावित होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका संश्लेषण पीयूष ग्रंथि में होता है, नहीं होता है, हाइपोथैलेमस में होता है।
डी इसका राइट आंसर। एडीएच या वैसोप्रेसिन का संश्लेषण कहां पर होता है? ऑक्सीटोसिन और एडीएच ये दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो बनता हाइपोथैलेमस में है, स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। हमसे पूछा है संश्लेषण कहां पर होता है, तो हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट है एडीएच या वैसोप्रेसिन के संदर्भ में कौन शब्द है? एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था डायूरेसिस। जब किसी को डायूरेसिस का प्रॉब्लम हो जाता है तो वो व्यक्ति बार बार मूत्र के उत्सर्जन के लिए जाता है, यानी वो मूत्र का उत्सर्जन जरूरत से ज़्यादा करता है, यूरिन का एक्सक्रीशन ज़्यादा करता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये क्या करेगा? इसके नाम में ही एंटी लगा हुआ है, एंटी यानी ये डायूरेसिस को कम करेगा। जो मूत्र का उत्सर्जन ज़्यादा कर रहा है तो ये हार्मोन उसको कम करवा देगा। और मूत्र में पता ही है 96% तो वाटर ही होता है, तो ज़्यादा मूत्र का अगर उत्सर्जन कर रहा है मतलब पानी का ह्रास भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये मूत्र के साथ जल का ह्रास को कम करता है क्योंकि ये एंटी है। उसके बाद जो एडीएच है इसको हम लोग वैसोप्रेसिन ही बोलते हैं। तो वैसोप्रेसिन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे बीपी को बढ़ाता है, तो ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा करके, रक्तवाहिनी को संकुचित करके। उसके बाद हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन के बारे में। ये पिट्यूटरी सीक्रेट करता है, बनता हाइपोथैलेमस में है। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एडीएच के कमी से उत्पन्न होने वाली स्थिति है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन की अगर हमारे बॉडी में कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? डायूरेसिस का केस बढ़ जाएगा, यानी मूत्र का उत्सर्जन ज्यादा करेगा। तो पिछले चैप्टर में मैंने एक जगह मिस्टेक करा था, तो आप में से जिन्होंने भी अगर उसे नोट डाउन किया हुआ है उस पॉइंट को, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेना। मैंने पिछले चैप्टर में कहा था अगर कोई व्यक्ति 10 से 15 लीटर पर डे यूरिन का एक्सक्रीशन करता है, 10 से 15 लीटर यूरिन हर रोज उत्सर्जित करता है, तो उसे मैंने वहां पे कहा था पॉलीडिप्सिया कहते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लो। इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है? व्यक्ति पर डे 10 से 15 लीटर या फिर 10 से 20 लीटर यूरिन का उत्सर्जन करता है, यूरिन का एक्सक्रीशन करता है। यूरिन में 96% क्या होता है? वाटर ही होता है। जितना यूरिन ये सिक्रीट किया, जितना यूरिन ये एक्सक्रीट किया, उसमें 96% तो वाटर ही होगा। तो हमारे बॉडी से पानी का भी लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हमारे बॉडी से पानी का लॉस ज़्यादा होगा तो हमारे बॉडी में पानी की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो जब भी डायबिटीज इंसिपिडस होगा तो डिहाइड्रेशन जैसे लक्षण हमें दिखेंगे। उसके बाद पानी की अगर कमी हो जाए हमारे बॉडी में तो हमें प्यास भी तो ज़्यादा लगेगा ना, एक्सेसिव थर्स्ट महसूस करेंगे हम, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, इसे बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। तो जब भी डायबिटीज इंसिपिडस होगा तो पॉलीडिप्सिया का भी लक्षण हमें देखने को मिलेगा। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रीवियस चैप्टर में मैंने यहाँ पे पॉलीडिप्सिया बता दिया था, बट ये डायबिटीज इंसिपिडस है। जब डायबिटीज इंसिपिडस होगा तो डिहाइड्रेशन और पॉलीडिप्सिया यानी कि अधिक प्यास लगना, तो ये सारे लक्षण भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं जो डायबिटीज इंसिपिडस होने के बाद देखने को मिलता है। हम लोग जो सिंपली डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, तो हम जो सिंपली डायबिटीज बोलते हैं वो होता है डायबिटीज मेलिटस। वहां पे क्या होता है? वहां पे जो यूरिन एक्सक्रीट होता है उसमें शुगर होता है, चीनी होता है। लेकिन ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है इसमें शुगर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नो शुगर। इस यूरिन में कोई शुगर नहीं होता है, कोई चीनी नहीं होता है। बट जो डायबिटीज मेलिटस होता है उसमें शुगर होता है। डैश ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जिसके पास कोई डक्ट नहीं होता है, इसमें आपको 3 नंबर में पीनियल ग्लैंड दिख रहा है। ये पीनियल ग्लैंड ये मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करती है। ध्यान में रखिएगा, मेलाटोनिन हार्मोन किसका है? ये पीनियल का है। तो पीनियल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेलाटोनिन हार्मोन का काम क्या है? अब जो पीनियल ग्लैंड का मेलाटोनिन हार्मोन है उसका काम क्या है? एक तो हम लोगों के सोने जगने के चक्र को नियंत्रित करता है। जो हम सोते हैं जगते हैं उसका अपना एक रिदम होता है, इसको ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ये सही है। जो लोअर एनिमल है, लोअर वर्टिब्रेट है, उसके स्किन में, उसके त्वचा में होता है मेलेनोसाइट। तो उस मेलेनोसाइट से मेलिन नाम के पिगमेंट को ये बनाता है,
कौन? मेलाटोनिन हार्मोन। किसमें? लोअर एनिमल में। कौन सा पिगमेंट? मेलेनिन पिगमेंट। इस मेलेनिन पिगमेंट के कारण जो वो लोअर एनिमल है उसका स्किन कलरफुल हो जाता है, त्वचा रंगीन हो जाता है। आप फ्रॉग को देख लो, फ्रॉग के अंदर ये मेलाटोनिन हार्मोन इसके स्किन में जो मेलानोसाइट है, मेलानोसाइट यानी कि मेलानिन पिगमेंट बनाने वाला कोशिका, उसमें ये मेलानिन को बनवाता है जिसके कारण उसका स्किन कलरफुल हो जाता है। तो ये भी सही है। मनुष्य में मूत्र ह्रास को प्रेरित करता है, ये गलत हो जाएगा। डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। ये मेलाटोनिन हार्मोन का कार्य नहीं है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, यहां ये नहीं कहा है कि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, ये सब नहीं बोला है। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सब मिला करके हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर। यकृत, लिवर, इसी को जिगर भी बोल देते हैं, लिवर को। हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पहली तो है लिवर, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है पैनक्रियाज, जो कि एक मिश्रित ग्रंथि है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अब पूछा है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लेकिन अंतःस्रावी, एंडोक्राइन। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड, अवटु ग्रंथि बोलते हैं इसे हिंदी में। ये हमारा वॉइस बॉक्स जिसे हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं, और ये है ट्रैकिया। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये लैरिंग्स के ठीक नीचे, ट्रैकिया के ठीक ऊपर, यानी ट्रैकिया जहां से स्टार्ट होता है, लैरिंग्स जहां पे एंड करता है, वहीं पे है ये ग्लैंड। तो ये हो जाएगा थायराइड ग्लैंड। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? अब सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर हो गया। सबसे छोटी में पिट्यूटरी और पीनियल दो ग्लैंड निकलकर सामने आते हैं। एग्जाम में पिट्यूटरी आएगा, नहीं तो पीनियल आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो पीनियल आ जाए सिर्फ तो पीनियल को टिक कर देना, पिट्यूटरी आ जाए तो पिट्यूटरी को टिक कर देना। जैसे यहां देखो, लीवर है, थायराइड है, पिट्यूटरी है, सैलिवरी ग्लैंड है, आंसर आपको पिट्यूटरी टिक करना है। लैंगरहैंस की द्वीपिका, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के संबंध में कौन असत्य है? लैंगरहैंस की द्वीपिका के बारे में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं। ये हमारे पैनक्रियाज का पार्ट है। हमारे पैनक्रियाज का मात्र 1% भाग ही है जो एंडोक्राइन कहलाता है, और उस एंडोक्राइन पार्ट को ही हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, जिसके अंदर हमें 4 तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं, कोशिकाएं देखने को मिलती है। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, गामा सेल। यह अग्नाशय का बहिस्रावी भाग है, गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है असत्य, तो ए है जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह हमारे अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग है, ये सही है। यह इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करता है। जो बीटा सेल देख रहे हो आप, ये बीटा सेल ये इंसुलिन हार्मोन को बनाता है। उसके बाद यह ग्लूकागन हार्मोन को स्रावित करता है। जो अल्फा सेल आप देख रहे हो ये ग्लूकागन हार्मोन को बनाता है, और जो डेल्टा सेल है ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन को बनाता है, और जो गामा सेल है ये रिप्लेसमेंट करता है अल्फा सेल, बीटा सेल, इन सारे सेल्स को। अगर ये डैमेज हो गया तो इसके जगह पर ये नया सेल बनाएगा। निम्न में से कौन सी कोशिका लैंगरहैंस की द्वीपिका में नहीं मिलता है? हम लोगों ने अभी देखा लैंगरहैंस की द्वीपिका में अल्फा सेल मिलता है, बीटा सेल मिलता है, डेल्टा सेल मिलता है, गामा सेल मिलता है। एसिनर सेल नहीं मिलेगा। एसिनर सेल ये हमें पैनक्रियाज में ही मिलेगा, अग्नाशय में ही मिलेगा, बट ये एक्सोक्राइन पार्ट में मिलेगा। जो एक्सोक्राइन पार्ट्स है उसमें ये बेसिक यूनिट है, मूलभूत इकाई है एसिनर सेल। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन के संदर्भ में कौन गलत मिलान है? तो पैनक्रियाज जो हार्मोन को सिक्रीट करता है उससे मैच करवाना है आपको कि कौन सा सेल कौन सा हार्मोन को बनाता है। अल्फा सेल ग्लूकागन को सिक्रीट करता है, सही है। बीटा सेल इंसुलिन को सिक्रीट करता है, ये भी सही है। डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन को सिक्रीट करता है, ये भी सही है। तो ये और ये सही है। यहाँ देखो एसिनर सेल इंसुलिन को स्रावित करता है, ये गलत हो जाएगा। बीटा सेल इंसुलिन को स्रावित करता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो एसिनर कोशिका है ये पैनक्रियाटिक जूस बनाएगा जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा। हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है? हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं
उसे कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में इंसुलिन हार्मोन, जिसे कौन बनाया? बीटा सेल। और हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की कमी हो जाए तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कौन करेगा? ग्लूकागन, जिसे कौन बनाता है? अल्फा सेल। लेकिन हमसे पूछा है अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है? तो इंसुलिन इसका राइट आंसर होगा। इंसुलिन ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। हमारे रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। हमारे रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों मिलकर के। कैसे? जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो इंसुलिन इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। जब ग्लूकोज ब्लड में कम हो जाएगा तब ग्लाइकोजन ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और ये करेगा ग्लूकागन। तो ये दोनों मिल करके ब्लड में शुगर को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे मैं ए और डी दोनों आंसर टिक करूंगा। आपके एग्जाम में हो सके कोई एक ही आएगा, या तो इंसुलिन दिया होगा या फिर ग्लूकागन। ज़्यादा चांस है इंसुलिन देने का कि ब्लड में शर्करा को कौन नियंत्रित करता है। तो ऑप्शंस में आपको एक मिलेगा इंसुलिन, बट आप ये दोनों ही ध्यान में रखिए, ये दोनों मिलकर करते हैं। मनुष्यों में उपवास के दौरान सामान्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है। अगर कोई व्यक्ति उपवास में है तो उसके 100 ml रुधिर में ग्लूकोज होगा 80 से 100 mg। तो सी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन कर क्या रहा था? इंसुलिन हमारे ब्लड ग्लूकोज को कम कर रहा था। कम करके कहाँ पे ला रहा था? नॉर्मल लेवल पर ला रहा था। लेकिन अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा। इसका नतीजा क्या होगा? हमारे ब्लड में ग्लूकोज जब हाई हो जाएगा यानी हमारे ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाना इसे हम बोलते हैं डायबिटीज। पूरा नाम याद रखो आप, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस। एक आपने पीछे देखा था डायबिटीज इंसिपिडस, उसमें यूरिन में कोई शुगर नहीं था। लेकिन जब किसी बंदे को डायबिटीज मेलिटस हो जाए तो उसके यूरिन में क्या मिलेगा? शुगर मिलेगा। और जब भी यूरिन में शुगर मिलता है हम लोग इसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है यानी उसे ग्लाइकोसूरिया का भी प्रॉब्लम है। और जब भी हमारे ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाएगा तो घाव देर से बढ़ेगा। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में शर्करा की मात्रा कम होने से होता है। जब रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाए तो इसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। पिछले सवाल में क्या था? पिछले सवाल में ब्लड शुगर हाई था। तो जब भी ब्लड शुगर हाई होगा यानी ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा हो गया तो हो जाएगा डायबिटीज मेलिटस। अगर ब्लड शुगर ज़्यादा कम हो जाए, नॉर्मल से कम हो जाए, तो इसे बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। जंतुओं में भोजन किस रूप में संचित होता है? जंतुओं में भोजन, हमारे बॉडी का जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो भोजन बोल दें या फिर कार्बोहाइड्रेट बोल दें, तो जंतुओं में ये कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहा जाता है। एनिमल स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है प्लांट के अंदर। प्लांट्स के अंदर फूड या फिर कार्बोहाइड्रेट रिजर्व होता है स्टार्च के फॉर्म में, और एनिमल के अंदर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इसीलिए ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च बोल देते हैं। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है ग्लूकागन। तो डी इसका राइट आंसर। अग्नाशय द्वारा स्रावित सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का काम क्या है? बोला है ये ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है। ये तो इंसुलिन का काम है, माफ कीजिएगा, ये ग्लूकागन का काम है। इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि नॉर्मल पे लाएगा, बढ़ा करके नॉर्मल पर लाएगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल से ज़्यादा कर देगा। उसके बाद है ब्लड शुगर को कम करेगा, ये काम है इंसुलिन का, तो ये दोनों नहीं होगा। उसके बाद यह इंसुलिन और ग्लूकागन के स्राव को बंद करता है, ये सही है। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन ये क्या करेगा? इंसुलिन और ग्लूकागन के स्राव को बंद करेगा। जब देखेगा कि हाँ अब जरूरत नहीं है तो ये बंद करवा देगा सिक्रीशन। तो ये सही हो जाएगा, यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि तितली के आकार की होती है? ये देख लो थायराइड ग्लैंड। ये है थायराइड ग्लैंड, लैरिंग्स और ट्रैकिया। लैरिंग्स के ठीक नीचे, ट्रैकिया के ठीक ऊपर। तो ये है थायराइड ग्लैंड। बी इसका राइट आंसर होगा।
थायराइड ग्रंथि उपस्थित है, हमारे गले में उपस्थित होती है ये, तो नेक इसका राइट आंसर होगा। अवटु ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड के दोनों पिंड एक संयोजी उत्तक से जुड़े होते हैं जिसे डैश कहते हैं। देखिए ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, इसके दो लोब्स हैं, एक ये है और एक ये है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू से, संयोजी उत्तक से। इसे बोला जाता है इस्थमस। निम्न में से कौन अवटु ग्रंथि का हार्मोन है? कौन थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है? देखिए थायराइड ग्लैंड के मुख्य रूप से दो हार्मोन हैं, एक है थायरोक्सिन और दूसरा है कैल्सिटोनिन। ये दो हार्मोन्स हैं किसके? थायराइड ग्लैंड के। कैल्सिटोनिन पे हम लोग बाद में बात करेंगे। इस थायरोक्सिन हार्मोन का भी दो रूप है, एक है T3 और एक है T4। T3 जितना थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा उसका मात्र 10% ही T3 मिलता है, 90% T4 मिलता है। इसीलिए जब हम थायरोक्सिन बोलते हैं तो हमारा मतलब T4 से होता है। सवाल कभी पूछे कि T3 T4 में किसको थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं, इसका आंसर होगा T4, क्योंकि 90% थायरोक्सिन का T4 फॉर्म में होता है। बट हार्मोन तो ये दोनों ही है थायराइड के, तो T3 और T4 यहां पे दोनों होगा, यानी B और C दोनों इसका राइट आंसर होगा D। T3 का फुल फॉर्म क्या होगा? देखो जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये कैसे बनता है? टायरोसिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल होता है, और इसके साथ आयोडीन, ये दोनों आपस में मिलकर के बनाते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। T3 में जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं ट्राई। इस 3 से आप लिखेंगे ट्राई यानी कि 3 क्या चीज? आयोडीन ग्रुप, तो ट्राई आयोडो, और ये T से हो जाएगा थायरोनिन। उसी तरह से T4 का बता दो। 4 के लिए आएगा टेट्रा। 4 है, 4 क्या है? आयोडीन ग्रुप होता है, तो टेट्रा आयोडो थायरोनिन। फुल फॉर्म आप ध्यान में रख सकते हो, बहुत ही आसान है। T3 है तो थ्री है तो ट्राई बोल दो, ट्राई आयोडो बोल दो, यानी 3 आयोडीन ग्रुप है, उसके बाद थायरोनिन। 4 है तो टेट्रा बोल दो, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। आयोडीन युक्त थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करता है, तो आयोडीन युक्त थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करता है थायराइड ग्लैंड। देखिए थायराइड ग्लैंड को अच्छे तरीके से काम करने के लिए आयोडीन चाहिए ही चाहिए, एसेंशियल है। थायरोक्सिन हार्मोन को डैश भी कहा जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया थायरोक्सिन हार्मोन के दो फॉर्म्स होते हैं, T3 और T4। T3 टोटल थायरोक्सिन का मात्र 10% होता है और T4 टोटल का 90% होता है, तो 90% वाले को ही हम लोग थायरोक्सिन बोलते हैं, यानी कि T4। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा क्या स्रावित होता है? दो हार्मोन्स मैंने आपको बताया थायराइड ग्लैंड के, थायरोक्सिन और एक कैल्सिटोनिन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है अच्छे से, थायराइड ग्लैंड के दो हार्मोन्स थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन को हम लोग थायरो कैल्सिटोनिन भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य नहीं है? अब फंक्शन के ऊपर देखते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड बनाया, उसका फंक्शन क्या है? यह गर्म खून वाले प्राणियों में शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। याद रखना है आपको, यह सही है। यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करता है, आरबीसी के बनाने में भी हेल्प करता है, यह भी सही है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है, यह भी सही है। इनमें से कोई नहीं है जो इसका कार्य नहीं है, ये तीनों ही कार्य कर रहे हैं, ए बी सी डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, जिसे डैश रोग कहते हैं। थायराइड ग्रंथि को अच्छे से काम करने के लिए आयोडीन एसेंशियल है, ये जरूरत है, चाहिए ही चाहिए। अगर हम खाने में आयोडीन को ना ले, आयोडीन की कमी हो जाए, तो थायराइड ग्रंथि का साइज बड़ा हो जाता है, इसका साइज एनलार्ज कर जाता है, और इसे हम बोलते हैं ग्वाइटर। नेक्स्ट है, बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण डैश नामक रोग हो जाता है।
थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई, लेकिन बच्चों में, जैसे कि बच्चे ने जन्म लिया उसके बाद से ही थायरोक्सिन हार्मोन में कमी यानी कि हाइपोसिक्रीशन, थायरोक्सिन का हाइपोसिक्रीशन कहलाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अगर बचपन में ही जैसे बच्चा जन्म लिया उसके बाद ही थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, हाइपोसिक्रीशन हो जाए, तो उस डिसऑर्डर को हम लोग बोलते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म इसमें क्या होगा कि ग्रोथ बच्चे का नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा। आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसका एज तो 30-32 साल का है बट देखने में लगता है वो 10-12 साल का है? तो वही है क्रेटिनिज्म का केस। बचपन में ही जब वो जन्म लिया था उसी समय थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई थी। उसके बाद मैक्सिडिमा ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म का ही केस है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण ही होता है बट ये होता है एडल्ट में। एक केस और आप ध्यान रखेंगे, एडल्ट महिलाओं में, वयस्क महिलाओं में इस हार्मोन की कमी के कारण उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अनियमित हो जाता है, इर्रेगुलर हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है एडल्ट फीमेल के अंदर अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है। उसके बाद एक और देखो, सिंपल ग्वाटर, ये आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी हो जाने के कारण थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव तो कम होता ही है, साथ में जो थायराइड ग्लैंड होता है उसका साइज बड़ा हो जाता है और इसे ही हम लोग बोलते हैं ग्वाटर, बट ये है सिंपल ग्वाटर। जब हमारे बॉडी में हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा यानी थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता हो जाएगी, उस समय क्या होगा? उस समय भी जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज बड़ा हो जाएगा और उस समय भी हम लोग ग्वाटर बोलेंगे, लेकिन ये तो था सिंपल ग्वाटर, इसे बोलेंगे एक्सोप्थैल्मिक ग्वाटर। एक्सोप्थैल्मिक ग्वाटर, इसमें क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है ये। बाकी ये सारे क्रेटिनिज्म, मैक्सिडिमा, ये सारे हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है। इसमें होगा ये एक्सोप्थैल्मिक ग्वाटर में जो हमारा आई बॉल है वो बाहर की ओर उभर जाएगा और इसे बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। यानी आप बोल सकते हो एक्सोप्थैल्मिक ग्वाटर को ही हम लोग ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। हमारा राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा क्योंकि हमसे बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण पूछा था। हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर, इसको भी बैलेंस करने का काम थायरोक्सिन हार्मोन करता है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो एल्डोस्टेरोन होता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत रोल इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के बैलेंस का हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का भी होता है। मेन होता है एल्डोस्टेरोन का। तो कभी एग्जाम में अगर पूछे कि हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट और पानी के संतुलन के लिए कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप एल्डोस्टेरोन को टिक करेंगे, थायरोक्सिन को टिक नहीं करेंगे। एक और देखो यहाँ, हैशिमोटोज डिजीज। हैशिमोटोज डिजीज ये भी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है और इसमें होता यह है, किसी भी रीजन से जब हमारा थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम कर देता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसे ऐसा लगता है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है अब वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो थायरोक्सिन तो बना ही नहीं रहा है, तो ये अब बेकार हो चुका है, तो चलो हम इसे खत्म करते हैं, हम खुद इसे मार देते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम वो कुछ ऐसे एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है जो हमारे थायराइड ग्लैंड पर ही अटैक कर देता है, उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हैशिमोटोज डिजीज। ये हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप ही इसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए हम लोग इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक थायराइड अतिक्रियता यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण उत्पन्न होता है? तो हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण एक्सोप्थैल्मिक ग्वाटर या इसी को ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। इसमें भी वही होता है, थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज कर जाता है, जो हमारा आई बॉल है, नेत्र गोलक है, वो बाहर की ओर उभर जाता है। थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग और उसके लक्षण का गलत मिलान चुने। क्रेटिनिज्म, स्टंट ग्रोथ, बचपन में थायरोक्सिन की कमी से ये सही है, ग्रोथ स्टंट कर जाएगा, रुक जाएगा। मैक्सिडिमा में चेहरा सूज जाता है, सूजा हुआ चेहरा, इसका सही है। एक्सोप्थैल्मिक ग्वाटर, जो हमारा नेत्र गोलक हो जाएगा, वो बाहर की ओर उभर जाएगा। उसके बाद एक्सोप्थैल्मिक ग्वाटर अबडू ग्रंथि के आकार का छोटा हो जाना, ये गलत हो जाएगा। आकार का छोटा नहीं होता है, ये बड़ा हो जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में उपस्थित परा अवटू ग्रंथि के संदर्भ में कौन असत्य है? परा अवटू यानी कि पैराथायरॉइड ग्लैंड। बोला ये संख्या में 4 होते हैं।
इसे तो आप समझ चुके हो, ये है थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे बैक साइड से, मान लो कि स्क्रीन के पीछे से भी दिख रहा है ये थायराइड ग्लैंड, तो इसके ठीक पीछे ये 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स मिलते हैं। तो ये संख्या में 4 होते हैं, सही है। ये थायराइड ग्रंथि के पश्च सतह पर स्थित होते हैं। तो पश्च बैक साइड से है, सरफेस पे इसके, ये भी सही है और ये भी सही है। ये पैराथायरॉयड नामक हार्मोन स्रावित करते हैं। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड कौन से हार्मोन को सिक्रीट करते हैं? पीटीएच, शॉर्ट में बोलते हैं पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। इसे हम लोग पैरेथ हार्मोन भी बोलते हैं। ये हमारे मस्तिष्क में स्थित है, ये गलत हो जाएगा, ये हमारे गले में स्थित है। हमारे रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। हमारे रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने का काम करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। हमारे ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाएगा कौन? पैरेथ हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन के संदर्भ में सही कथन चुनें। इसे हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन भी कहा जाता है। हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, बढ़ा करके कहाँ? नॉर्मल पे लाता है, जितना की जरूरत है। पैरेथ हार्मोन को कोलेप्स हार्मोन भी कहा जाता है, कोलिप्स हार्मोन। ये भी सही है, ये भी सही है। इसके कमी से हाइपोकैल्सीमिया नामक रोग हो जाता है, ये भी सही है। तो इनमें से सभी है जो राइट है। हमारे रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है, कम करता है पैरेथ हार्मोन यानी कि पीटीएच। ये क्या किया था? ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाया था, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाया था। अब है कौन हमारे रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करेगा? तो कैल्शियम के स्तर को कम करता है कैल्सीटोनिन हार्मोन। मैंने जब थायराइड ग्लैंड का हार्मोन डिस्कस किया था तो मैंने आपसे कहा था ना कि कैल्सीटोनिन के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है ये हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करके नॉर्मल पे लाएगा। तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्सीटोनिन हार्मोन को थायरोकैल्सीटोनिन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हमारे रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? 2 हार्मोन हम लोगों ने देखा, पैराथायरॉयड हार्मोन ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा, कैल्सीटोनिन ये कैल्शियम के लेवल को कम करेगा। तो ये दोनों मिल करके हमारे ब्लड में कैल्शियम को रेगुलेट करेगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। केवल पुरुषों में पाया जाता है, केवल पुरुषों में पाया जाता है टेस्टिस यानी कि वृषण। टेस्टिस ये केवल मेल्स के अंदर मिलते हैं। ओवरी ये सिर्फ फीमेल्स के अंदर मिलते हैं। किडनी लिवर तो मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। पुरुषों में कितना जोड़ी वृषण पाया जाता है? कितने पेयर्स होते हैं टेस्टिस के? तो पुरुषों में 1 जोड़ी टेस्टिस के मिलते हैं। 1 हो जाएगा राइट आंसर। याद रखना पेयर पूछा है इसीलिए 1 टिक कर रहा हूं, अगर नंबर पूछता तो 2 टिक करता। पुरुषों में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? प्राथमिक जनन अंग पूछा है। प्राथमिक जनन अंग हम उसे बोलते हैं जो स्पर्म बनाता है, जो वीर्य बनाता है। तो टेस्टिस बनाता है, तो प्राथमिक जनन अंग टेस्टिस होता है। और ये जो शुक्रवाहिका और सेमिनल वेसिकल है ये सेकेंडरी ऑर्गन हो गया। ये स्पर्म को प्रोटेक्ट करेगा, उसको और ज़्यादा मोबाइल करेगा, उसको पोषण प्रदान करवाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ये सब हो गया सेकेंडरी ऑर्गन का काम। प्राइमरी का काम होता है स्पर्म को बनाना, और ये टेस्टिस है। लेडिग कोशिका संबंधित है। लेडिग कोशिका ये हमारे टेस्टिस में मिलता है। पिट्यूटरी के ये सारे हार्मोन्स हैं। हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन के बारे में देखा, हम लोगों ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में देखा, हम लोगों ने प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में देखा, और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। ये मेलेनोसाइट क्या होता है? मेलेनोसाइट ये वो सेल है जिसमें पिगमेंट वर्णक कौन सा है? मिलेनिन। जिस कोशिका के अंदर मिलेनिन है उसे हम लोग मेलेनोसाइट बोलते हैं। तो ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मिलेनिन पिगमेंट को बनाने में मदद करता है, इसको प्रेरित करके, मेलेनोसाइट को प्रेरित करके। अब देखिए यहां पे क्या होता है, जो पिट्यूटरी का ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आकर के एक्ट करता है इस लीडिंग कोशिका पर, और ये लीडिंग कोशिका एंड्रोजन बनाता है।
पिट्यूटरी का ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक्ट आकर के किया, अपने असर दिखाया लीडिंग कोशिका पर, जो कि कहाँ है, टेस्टिस में है। तो ये कौन सा हार्मोन बनाया, एंड्रोजन। उसके बाद ये एंड्रोजन और पिट्यूटरी का ये FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों मिल करके किसको रेगुलेट करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को। यानी कि स्पर्म के बनाने को रेगुलेट करेगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको। लीडिंग कोशिका कहाँ मिलेगा, टेस्टिस में मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पिट्यूटरी का जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ये टेस्टिस के हार्मोन के बनने और सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। और टेस्टिस का हार्मोन कौन सा है, एंड्रोजन है। और ये एंड्रोजन और पिट्यूटरी का FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों आपस में मिल करके किसको रेगुलेट करता है, शुक्राणु के बनने को, स्पर्मेटोजेनेसिस को। टेस्टिस किस हार्मोन को सिक्रीट करता है, टेस्टिस सिक्रीट करता है एंड्रोजन को। एक बात आप ध्यान में रखो, एंड्रोजन ये कोई एक हार्मोन नहीं है, ये हार्मोन का समूह का नाम है। यानी इस एंड्रोजन के अंदर कई सारे हार्मोन्स आते हैं, 3-4 तरह के हार्मोन्स आते हैं, बट आपको उन 3-4 में से सिर्फ एक ही को ध्यान में रखना है। ये एक कौन सा है मैं आगे बताऊंगा। निम्न में से कौन सा पुरुष में एक महत्वपूर्ण जनन हार्मोन है, सेक्स या फिर रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, यह है एंड्रोजन। और मैंने आपसे कहा कि एंड्रोजन के अंदर कई सारे हार्मोन्स आते हैं, 3-4 तरह के हार्मोन्स आते हैं, बट आपको एक ही ध्यान में रखना है, और ये है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन ये एक एंड्रोजन है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन ये एक सेक्स हार्मोन है मेल के अंदर। नेक्स्ट है एंड्रोजन, जिसमें हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में। तो इसके कार्य के संदर्भ में कौन असत्य है, कौन गलत है। जैसे ही किसी लड़के के शरीर में ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये बनना स्टार्ट होता है, या बोल दो ये इसका सिक्रीशन स्टार्ट होता है, वैसे ही उसके टेस्टिस में बनने लगता है स्पर्म, यानी कि वीर्य। और स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है, किसमें, टेस्टिस के अंदर, जब ये हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट होता है। क्योंकि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहा है, इसीलिए टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग। तो सेकेंडरी लैंगिक अंग कौन सा है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स ये कौन कौन से होंगे, जैसे कि यूरेथ्रा हो गया, वास डिफरेंस हो गया यानी कि शुक्रवाहिका, सेमाइनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। इन सब का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है कब, जब बॉडी में ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट होता है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और ये हम बात कर रहे हैं मेल के अंदर, क्योंकि ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन ये मेल के अंदर ही सिक्रीट होता है। उसके बाद जब इस हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट होता है, तब किसी लड़के के अंदर कई तरह के चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। पेनिस का साइज इंक्रीज कर जाएगा, जो शोल्डर है वो वाइड हो जाएगा, जो आवाज़ है मोटी हो जाएगी, उसके बाद मूछे दाढ़ी ये सब आना स्टार्ट हो जाएगा, जो जेनाइटल पार्ट है, प्राइवेट पार्ट्स हैं, वहाँ पे बाल आना स्टार्ट हो जाएगा, जो आर्मपिट है वहाँ पे बाल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं जब इस हार्मोन का सिक्रीशन बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। तो बी ऑप्शन में यही दे रखा है, यह पुरुषों में लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करता है, तो ये भी सही है। यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इनमें से कोई नहीं है जो कि असत्य है। नेक्स्ट है थाइमस ग्रंथि के संबंध में कौन असत्य है, थाइमस ग्रंथि के संबंध में कौन इनकरेक्ट है ये बताना है। यह वक्षीय गुहा में फेफड़ों के बीच स्थित है, तो ये हमारा सही है। ये थोरैक्सिक कैविटी में जो लंग्स है उसके बीच में है। ये आप देख लो, ये है थाइमस ग्लैंड, और ये थाइमस ग्लैंड सिचुएटेड है हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में। ये हार्ट है, तो हार्ट के बहुत ही क्लोज है, हार्ट के जस्ट एबव दोनों लंग्स के बीच में ये थाइमस ग्लैंड है। अब ये थाइमस ग्रंथि ये कौन सा हार्मोन बनाएगा, ये थाइमस ग्रंथि बनाता है थाइमोसिन नामक हार्मोन। याद रखना है इस हार्मोन का नाम थाइमोसिन। बोला यह एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है, गलत हो जाएगा, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद वृद्ध अवस्था में यह लुप्त हो जाता है। थाइमस ग्रंथि जैसे जैसे एज बढ़ता है, थाइमस ग्रंथि का अपघटन होता चला जाता है। फिर ओल्ड स्टेज में आते आते ये नग्न हो जाता है, या फिर बोल दो लुप्त हो जाता है।
तो ये भी हमारा सही है। हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ये सी होगा। निम्न में से कौन सा एक थाइमोसिन हार्मोन या थाइमस ग्रंथि का कार्य नहीं है? अब जो थाइमोसिन हार्मोन का काम होगा वही थाइमस ग्रंथि का काम होगा। तो कौन कार्य नहीं है ये पूछा गया है। यह अपरिपक्व टी लिम्फोसाइट को परिपक्व करती है। ये जो टी लिम्फोसाइट है ये जन्म लेता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। तो जब जन्म लेता है बोन मैरो में उस समय वो अपरिपक्व रहता है, इमेच्योर रहता है। तो थाइमस ग्लैंड के पास ये आता है और थाइमस ग्लैंड इसे मैच्योर कर देता है। यानी जन्म लेता है बोन मैरो में, जवान होता है कहाँ? थाइमस ग्लैंड में। इसीलिए थाइमस ग्लैंड को ट्रेनिंग स्कूल कहा जाता है। किसका? टी लिम्फोसाइट का। थाइमस ग्लैंड को हम ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। थाइमस ग्लैंड ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। यह लिम्फोसाइट को, यानी कि ये जो थाइमोसिन हार्मोन है, यह लिम्फोसाइट को जीवाणुओं और एंटीजन को नष्ट करने के लिए प्रेरित करती है। यह भी सही है। यह हमारे त्वचा को रंग प्रदान करता है। यह गलत हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर होगा। अभी पिछले सवाल में आपने देखा, मैंने कहा कि ओल्ड एज में जाकर के थाइमस ग्लैंड विलुप्त हो जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है थाइमस ग्लैंड का अपघटन स्टार्ट हो जाता है। तो एक ये भी कारण है कि ओल्ड स्टेज में जाने के बाद हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। महिलाओं में प्राथमिक जनन अंग कौन है? पुरुषों में तो टेस्टिस था। महिलाओं में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन हो जाएगा? ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी को इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं से बनता है एग, अंडा। ये देख लो, ये है ओवरी। ये संख्या में 2 होती है ओवरी। अंडाशय के संदर्भ में कौन सत्य है? यह केवल महिलाओं में होता है। यह सही है। यह उदर में स्थित होता है, हमारे लोअर एब्डोमेन में स्थित होता है। यह भी सही है। इसकी संख्या 2 होती है। यह भी सही है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन है, अच्छे से याद रखना। पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है रिलैक्सिन। एंड्रोजन ये पुरुषों में इस हार्मोन का स्राव होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित हार्मोन और उसके कार्य से संबंधित कौन सा गलत मिलान है? गलत चुनना है हमें। एस्ट्रोजन के बारे में बोला गया है मादाओं में द्वितीयक जनन अंगों की वृद्धि और विकास। थोड़ी देर पहले आपने देखा टेस्टोस्टेरोन, वो क्या करता था? पुरुष में द्वितीयक जनन अंगों का विकास और वृद्धि करवाता था। महिलाओं में भी द्वितीयक जनन अंग है, जैसे कि यूट्रस हो गया, वेजाइना योनि हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया। इन सब का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ए तो सही है। उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं फीमेल के अंदर, वो भी इसी हार्मोन के सिक्रीशन से होता है। जैसे महिलाओं के अंदर उनका जो जेनेटल पार्ट्स होते हैं, जननांग होते हैं, वहां पे बाल आना स्टार्ट हो जाता है। आर्मपिट में बाल आना स्टार्ट हो जाता है। ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर जाता है। हिप्स वाइड हो जाता है। तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन के सिक्रीशन से आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब फीमेल महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है तब इस एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है, क्योंकि इस प्रोजेस्टेरॉन को कहा जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन। ऐसा इसलिए ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय के अंदर एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बना करके रखता है। वो इसलिए ताकि जो बच्चा उसके अंदर पल रहा है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी प्रकार का। उसके बाद है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन के बारे में कहा जाता है कि बच्चे को जन्म देते समय, यानी कि एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, इससे हेल्प मिलता है। और इसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है ह्यूमन बॉडी के अंदर। टेस्टोस्टेरोन स्तनों का विकास, तो स्तनों का विकास होना स्टार्ट हो जाता है इस हार्मोन एस्ट्रोजन के कारण। टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों के अंदर मिलता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत मिलान है। निम्न में से कौन सा हार्मोन महिलाओं में गर्भ अवस्था के दौरान गर्भाशय के वातावरण को अनुकूलित बनाकर रखता है? ये हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। अधिवृक्क ग्रंथि का अन्य नाम है। हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हाइपोथैलेमस डिस्कस कर चुके हैं, पिट्यूटरी डिस्कस कर चुके हैं, पिनियल हम लोगों ने देख लिया, थायराइड देख लिया, पैराथायराइड देख लिया, थाइमस देख लिया, पैनक्रियास देख लिया, टेस्टिस देख लिया और ओवरी देख लिया।
अब हमारा बचता है एड्रीनल ग्लैंड। पिट्यूटरी के कई सारे हार्मोन्स हम लोगों ने देखा, जिसमें से एक हार्मोन हमारा ACTH बच रहा था, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। यही हार्मोन है जो एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी ACTH ये कहाँ पे जाकर एक्ट करेगा, एड्रीनल ग्लैंड पर, और इसके सिक्रीशन को रेगुलेट करेगा। ACTH का फुल फॉर्म एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो अधिवृक्क ग्रंथि का अन्य नाम क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि को हम लोग एड्रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। इंग्लिश वालों के लिए एड्रीनल ग्लैंड ये सेम ही लगेगा, बट कोई बात नहीं, मैंने हिंदी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन मैंने जानबूझकर डाल दिया हुआ है। अधिवृक्क ग्रंथि को हम लोग एड्रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, तो जो हिंदी वाले हैं वो एड्रीनल ग्लैंड भी याद रखेंगे। उसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि को हम लोग ऊपरी वृक्कीय ग्रंथि यानी कि सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि को हम लोग आपातकालीन ग्रंथि या फिर इमरजेंसी ग्लैंड इंग्लिश में बोलते हैं। ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही नाम आपको ध्यान में रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन एड्रीनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन का समूह नहीं है? कॉर्टेक्स और मेडुला आपको याद है, इससे पहले आपने एक्सक्रीशन चैप्टर में देखा होगा। रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, किडनी के पार्ट्स यहां भी है। ये जो हमारा किडनी है, इसके ऊपर देखो, जस्ट ऊपर है एड्रीनल ग्लैंड, इसीलिए इसे सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। इस एड्रीनल ग्लैंड के भी दो पार्ट्स हैं। एक ये है बाहर वाला पार्ट जिसे हम लोग एड्रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और एक ये सेंट्रल पार्ट, ये सारे, इसे हम एड्रीनल मेडुला बोलते हैं। ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, ये 3 तरह के हार्मोनों का समूह स्रावित करता है। पहला देख लो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और तीसरा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। पूछा है कौन इस समूह का नहीं है, तो कैल्सिटोनिन, ये थायरोक्सिन का हार्मोन है, राइट। तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, लिंग कॉर्टिकॉइड, ये सारे क्या है, कैटेगरी का नाम है, लिखा है ना, हार्मोन का समूह नहीं है, हार्मोन का समूह नहीं है। ये सारे समूह हैं हार्मोन के, इसके अंदर एक से अधिक हार्मोन्स आ सकते हैं। एक चीज और आप ध्यान रखो, इस तीनों को हम लोग सम्मिलित रूप से, ठीक है, सम्मिलित रूप से कलेक्टिवली कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, जिसके अंदर ये सारे ही कैटेगरी आ जाएंगे हार्मोन के। और ये सारे कैटेगरी हार्मोन के कहां, किसका है, एड्रीनल कॉर्टेक्स का है, याद रखना, एड्रीनल कॉर्टेक्स का है। अधिवृक्क ग्रंथि का मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है। एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर 3 कैटेगरी मैंने बताया आपको हार्मोन्स के, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड के अंदर जो हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरोन। मेनली हमारे बॉडी के अंदर है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, कौन सा, एल्डोस्टेरोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, जिसमें आपको कॉर्टिसोल के बारे में ध्यान में रखना है, ये हमारे बॉडी के अंदर मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। सेक्स कॉर्टिकॉइड के अंदर एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। जी हाँ, सेक्स कॉर्टिकॉइड यानी कि एड्रीनल ग्लैंड से भी ये सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जो कि टेस्टिस और ओवरीज से हो रहे थे, बट इनका अफेक्ट हमारे बॉडी पे कुछ खास नहीं होता है। मेन अफेक्ट तब करता है जब ओवरीज और टेस्टिस सिक्रीट करते हैं इन सारे हार्मोन्स को, लेकिन यहां से भी इस हार्मोन का भी थोड़ा बहुत रोल होता है, ज्यादा नहीं। हमसे पूछा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बारे में, कौन सा हो जाएगा यहां पे, एल्डोस्टेरोन। हार्मोनों का समूह और उसके हार्मोन के संदर्भ में गलत मिलान चुने। देख लो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर कोर्टिसोल लगा दिया है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर कोर्टिसोल नहीं हो जाएगा, तो ए है जो गलत है। सेक्स कॉर्टिकॉइड के अंदर एस्ट्रोजन है, सही है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर कॉर्टिसोन है, सही है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड के अंदर एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन का मुख्य कार्य क्या है? एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड का ये हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स का ये हार्मोन, इसका काम क्या है? एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये हमारे ब्लड में सोडियम को लेकर के आता है और हमारे ब्लड से पोटेशियम को बाहर निकालता है। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एल्डोस्टेरोन के बारे में, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये हमारे ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को बैलेंस करता है, हमारे बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करके रखता है ताकि हमारे बॉडी में उसका सर्कुलेशन अच्छे से हो पाए। तो ए भी सही है, बोला है ए में, यह रक्त में सोडियम के स्तर को बढ़ाता है। बढ़ाने का मतलब ये मत समझना कि बहुत ही ज्यादा कर दिया, बढ़ा करके नॉर्मल पे लाएगा,
उसके बाद यह पोटेशियम के स्तर को कम करता है, यानी कम करके एक नॉर्मल लेवल पर लेकर के आएगा, तो ये भी सही है। यह रुधिर दाब और रुधिर आयतन को संतुलित रखता है, ये भी सही है। ऑल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एल्डोस्टेरोन का एक और फंक्शन है जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि विद्युत अपघट्य और वाटर को बैलेंस को मेंटेन करता है। एल्डोस्टेरोन का एक और मुख्य काम है, यह हमारे शरीर में विद्युत अपघट्य और पानी को संतुलित करके रखता है। ये जो काम है बैलेंसिंग का इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को लेकर के, ये थायरोक्सिन हार्मोन भी करता है। लेकिन आपके एग्जाम में अगर पूछे कि कौन से हार्मोन ये वाला काम कर रहा है, तो आंसर आपको एल्डोस्टेरोन टिक करना है, क्योंकि इस चीज के लिए ये एल्डोस्टेरोन बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में नमक की मात्रा को बनाए रखता है? हमारे शरीर में नमक की मात्रा को बनाए रखता है एल्डोस्टेरोन। इसे सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं एल्डोस्टेरोन को। रिटेनिंग का मतलब यही होता है धारण करवा करके रखना, यानी कि बॉडी में बनाए रखना किसी चीज को। तो सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन यानी कि हमारे बॉडी में नमक की मात्रा को बनाए रखता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय का नियंत्रण करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आपने कौन से हार्मोन देखे थे? आपको मेनली याद रखना है कॉर्टिसोल। एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, और यहां है एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन, यानी कि वो हार्मोन जो सूजन को कम करेगा, यह है कॉर्टिसोल। ए इसका राइट आंसर। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। वैसे स्ट्रेस हार्मोन एड्रिनालिन को भी कहते हैं, बट कॉर्टिसोल को भी कहते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। हमारे बॉडी में कई सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है, लेकिन जब भी आपसे सवाल में पूछे कि कौन सा हार्मोन ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, आंसर आपको लगाना है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, और ये किसका हार्मोन है? एड्रिनल कॉर्टेक्स का। तो यहां हमारा क्या आंसर हो जाएगा? एड्रिनल। ये ग्रंथि के बारे में यहां पूछा है, बट आप हार्मोन के बारे में भी ध्यान में रखेंगे, एल्डोस्टेरोन। निम्नलिखित में से कौन एड्रिनल मेडुला का हार्मोन है? हम लोगों ने एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में देख लिया, अब बात है एड्रिनल मेडुला का, यानी कि ये सेंट्रल पार्ट का। ये एड्रिनल मेडुला दो तरह के हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। पहला है एड्रिनेलिन, दूसरा है नॉर एड्रिनेलिन। तो बोथ ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। गलत कथन चुने। एड्रिनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एड्रिनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, और नॉर एड्रिनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। तो ए भी सही है, सी भी सही है। उसके बाद एड्रिनलिन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है। एड्रिनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। बी गलत होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नॉर एड्रिनलिन को एपिनेफ्रिन कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। जब भी आप किसी इमरजेंसी के सिचुएशन में होंगे, ये एड्रिनलिन आपके बॉडी में सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। या जब भी आप किसी स्ट्रेस में होंगे, तनाव में होंगे, उस समय भी ये हार्मोन आपके बॉडी में सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि उस तनाव से आप फाइट कर सकें। एड्रिनलिन हार्मोन के संदर्भ में कौन सत्य नहीं है? ये जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है, एड्रिनलिन हार्मोन है, इसे 3F हार्मोन भी कहा जाता है, ये सही है। 3F, फियर, फाइट, फ्लाइट। फियर, फाइट, फ्लाइट, ये 3F का मतलब हो गया। उसके बाद इसे लरो या उरो हार्मोन भी कहा जाता है। फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, ये सही है। यह केवल पुरुषों में स्रावित होता है, ये गलत हो जाएगा। ये पुरुष महिला दोनों में स्रावित होता है। इसे आप एक फनी सा एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मान लो आप घर में अकेले हैं, बिजली चली गई, लाइट चली गई, आप कमरे में हैं, अकेले हैं, आपका कमरा बंद है। तभी आप एक आवाज सुनते हो, छन छन की आवाज सुनते हो।
आपको ऐसा लगता है जैसे रूम के बाहर शायद कोई है, आप डर जाते हो। सोचो क्या होगा उस समय जब आपको यह पता चले कि बाहर कोई है, जबकि आपको पता है कि हमारे इस घर में कोई नहीं है, मेन डोर भी लॉक है, लेकिन बाहर आपके कमरे के बाहर पायल की छन छन की आवाज आ रही है, शायद कोई चुड़ैल है। आप डर जाओगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हो सके आपको पसीना निकलना स्टार्ट हो जाए, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, यानी कि आप सांसें तेजी से लेना स्टार्ट कर दोगे, दिल का धड़कना तेज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्लड शुगर हाई हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बॉडी में सिक्रीशन स्टार्ट हो चुका है एपिनेफ्रिन का, एड्रेनालिन का। दूसरा एग्जांपल के थ्रू आप समझो, मान लो आप किसी गली से जा रहे थे कि तभी आपके पीछे एक भौंकता हुआ कुत्ता दौड़ा, तो जैसे आप देखोगे वो भौंकते हुए कुत्ता हमारे पास आ रहा है, आप डर जाओगे। वहां भी क्या होगा, आपका दिल का धड़कना स्टार्ट हो जाएगा तेजी के साथ, आप सांसें तेजी से लेना स्टार्ट कर दोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बॉडी में सिक्रीशन स्टार्ट हो चुका है एड्रेनालिन का, एपिनेफ्रिन का, और वो आपसे कह रहा है या तो फाइट कर या फिर फ्लाइट कर। आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि शुगर से हमें एनर्जी मिलती है, तो आपको फाइट करने के लिए ब्लड शुगर इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप फाइट नहीं भी करना चाहते हो तो आप फ्लाइट तो करोगे, भागोगे तो वहां से, तो भागने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो इसीलिए ब्लड शुगर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में जब आप डर रहे हो, जब आप स्ट्रेस में हो, जब आप किसी इमरजेंसी कंडीशन में हो, तो इन सारे सिचुएशंस में ये हार्मोन का सिक्रीशन हमारे बॉडी में होने लगता है ताकि हम उनसे लड़ पाए। डैश ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपातकालीन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। कौन हो जाएगा, एड्रीनल। कैटेकोलामाइन हार्मोन है, आपको याद है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड, इन तीनों को ही एक साथ हम बोल देते हैं कॉर्टिकॉइड। इसी तरह से एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, इस दोनों को हम लोग सम्मिलित रूप से बोल देते हैं कैटेकोलामाइन। ठीक है, तो कैटेकोलामाइन हार्मोन हो जाएगा ए और बी दोनों। देखिए ये दोनों ही हार्मोन जब हमारे बॉडी में सिक्रीट होता है तो हमारे ब्लड का शुगर लेवल हाई हो जाता है, हमारा रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर बढ़ जाता है, उसके बाद हमारी जो हार्ट बीट्स हैं वो बढ़ जाती है, इन दोनों ही हार्मोन के सिक्रीशन के कारण। हमारे शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन के लिए सहायक हार्मोन है। तो जल और इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन में तो थायरोक्सिन हार्मोन का भी रोल होता है, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछे तो एक आपको ये विकल्प में जरूर दिखेगा एल्डोस्टेरोन, और आपको यही टिक करना है क्योंकि मेनली यही रिस्पॉन्सिबल है इस बैलेंसिंग के लिए। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, लाइफ सेविंग हार्मोन ये है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन के ऊपर कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है, और ये है एड्रीनल कॉर्टेक्स का हार्मोन। कुशिंग सिंड्रोम नामक रोग के संबंध में गलत कथन चुने। देखिए कुशिंग सिंड्रोम ये जो बीमारी है ये तब होता है जब कॉर्टिसोल का हो जाता है हाइपर सिक्रीशन। कॉर्टिसोल हार्मोन जब जरूरत से ज्यादा बन जाता है हमारे शरीर में, तब ये कुशिंग सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। तो यह कॉर्टिसोल के अधिकता के कारण होता है, सही है। रुधिर प्लाज्मा में सोडियम और पोटेशियम का स्तर बढ़ जाता है। जब कुशिंग सिंड्रोम होगा तो जो ब्लड होगा, इस ब्लड में सोडियम ये जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, साथ में पोटेशियम ये भी जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद चेहरे पर सूजन और लटकता हुआ पेट इसका लक्षण है। जब ये बीमारी होगा तो चेहरे सूज जाएंगे, जो बॉडी का मसल्स होता है वो रिलैक्स कर जाता है, शीतलन हो जाता है वो, और पेट लटक जाता है, तो ये भी इस बीमारी का लक्षण है। यह हमारे वृद्धि हार्मोन की अधिकता से होती है, ये गलत हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन के अधिकता से एक्रोमेगाली और गाइगेंटिज्म होता है। अगला देखो रोग, एडिसन्स रोग के संदर्भ में गलत कथन चुने। एल्डोस्टेरोन ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड में सोडियम को बढ़ाता है और पोटेशियम को कम करता है, ये इसका फंक्शन है। अब मान लो इस एल्डोस्टेरोन का दो सिचुएशन, एक हाइपो वाला यानी कि हाइपोसिक्रेशन और एक हाइपर यानी कि हाइपर सिक्रेशन।
हाइपोसिक्रेशन में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, सोडियम का लेवल घट जाएगा, बहुत ही घट जाएगा, और पोटेशियम का लेवल बहुत ही बढ़ जाएगा। ये हो गया केस हाइपोसिक्रेशन का एल्डोस्टेरोन के केस में, और इसको बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। ठीक है, एडिसन्स डिजीज। उसके बाद हाइपर सिक्रीशन होगा, तब क्या होगा ये देखो, पहले से सोडियम पोटेशियम ठीक था, सोडियम बढ़ा रहा था, पोटेशियम कम कर रहा था, एक नॉर्मल लेवल पर लेकर के आ रहा था। लेकिन जब जरूरत से ज़्यादा ये बन जाएगा तो सोडियम का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और पोटेशियम का लेवल बहुत ही ज़्यादा घट जाएगा। तब हम इसे बोलेंगे कॉन्स डिजीज या फिर कॉन्स सिंड्रोम। कॉन्स सिंड्रोम। तो अब देखते हैं, यह एल्डोस्टेरोन की अधिकता से होता है। अधिकता से कॉन्स डिजीज होता है, ये नहीं होगा। यह एल्डोस्टेरोन के कमी से होता है, ये सही है। इसके कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। सी भी सही है और बी भी सही है। इसमें त्वचा का रंग कांस्य के जैसा हो जाता है, तो जब एडिसेंस रोग होगा तो स्किन का कलर ब्रोंज के कलर के जैसा हो जाएगा, ये भी सही है। ए इसका राइट आंसर होगा। स्त्रियों में एड्रिनल विरलिज्म रोग के लक्षण हैं। हम लोगों ने मिनरलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन को देखा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कॉर्टिसोल को देखा। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स सेक्स कॉर्टिकॉइड्स को भी रिलीज करता है, यानी कि एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो कोई अगर मेल है, पहले फीमेल की बात करते हैं, कोई अगर फीमेल है तो उसके बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और थोड़ा बहुत एंड्रोजन भी बनता है। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जब इन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है तो इसका असर थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता है। मेन तो तब होता है जब ओवरीज करता है फीमेल के अंदर और टेस्टिस करता है मेल के अंदर एंड्रोजन का सिक्रीशन, उस समय हमें सबसे ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है बॉडी में। अब देखो, मान लो ये सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन ये ज़्यादा बन गया, हाइपर सिक्रीशन हो गया। इस सेक्स कॉर्टिकॉइड के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका हाइपर सिक्रीशन हो गया तो क्या होगा, एंड्रोजन जरूरत से ज़्यादा सिक्रीट कर जाएगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये सारे ही जरूरत से ज़्यादा सिक्रीट कर जाएंगे। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तो चलो कोई बात नहीं है, ये फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को इंक्रीज करवा देगा। लेकिन ये जो एंड्रोजन है ये तो मेल कैरेक्टर को इंक्रीज करता है ना। तो अगर फीमेल में अगर ये ज़्यादा बन जाएगा तो क्या होगा, फीमेल के अंदर मेल जैसा कैरेक्टर चला आएगा, यानी फीमेल के चेहरे पे दाढ़ी मूंछें निकल जाएंगी। तो ये लक्षण है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एड्रिनल विरलिज्म। किसके अंदर, फीमेल के अंदर। आवाज मोटी हो जाना, लो पिच का वॉइस हो जाएगा और बांझपन उत्पन्न हो जाना। तो ए बी सी सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अब मान लो यहां तो फीमेल लिखा हुआ है, मान लो मेल के अंदर अगर ऐसा हो जाता तो मेल के अंदर ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का हाइपर सिक्रीशन हो गया। तो चलो मेल के अंदर एंड्रोजन का सिक्रीशन ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं है, मेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है वो चला आएगा। लेकिन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसका भी तो सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा मेल के अंदर, तब क्या होगा, इस मेल के अंदर फीमेल वाला कैरेक्टर चला आएगा। और सबसे मेन कैरेक्टर फीमेल वाला ये आता है कि मेल का जो चेस्ट है वो फीमेल के ब्रेस्ट जैसा दिखने लगता है, यानी मेल के अंदर ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर जाएगा। और इस केस को जब मेल के अंदर फीमेल जैसा कैरेक्टर चला आएगा तो इस केस को या इस बीमारी या फिर इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। क्या बोलेंगे, मेल के अंदर अगर ये कंडीशन हो गया तो गायनेकोमेस्टिया। डैश शरीर में सोडियम की अधिकता और पोटेशियम के कमी से हो जाता है। सोडियम क्या हो गया, अधिक हो गया, यानी कि हाइपर हो गया, और पोटेशियम ये क्या हो गया, कम हो गया। किसका केस है ये, एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था, सोडियम को हमारे ब्लड में लेकर के आ रहा था और पोटेशियम को ब्लड से लेकर के जा रहा था। तो ये तो था जब नॉर्मल था एल्डोस्टेरोन, लेकिन जब इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा एल्डोस्टेरोन का तो यही क्या हो जाएगा, सोडियम का स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और पोटेशियम का स्तर बहुत ही ज़्यादा घट जाएगा। यह है एडिसन्स डिजीज, माफ़ कीजिएगा, यह है कॉन्स डिजीज। ठीक है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्स डिजीज।
एडिशंस में सोडियम का लेवल घट जाएगा और पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। और कुशिंग डिजीज में क्या था, कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ही हाई हो जाएगा। कुशिंग रोग के लक्षण हैं रक्त में सोडियम और पोटेशियम का स्तर बढ़ जाना। ये सही है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। रक्त में क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम का स्तर बढ़ जाएगा। उसके बाद शरीर पर बैंगनी रंग के खिंचाव के निशान, ये देख लो। इससे पहले हम लोगों ने कुशिंग रोग में लटका हुआ पेट देखा था, साथ में एक ये भी कंडीशन देखो, कुब्बड़ निकल गया इसे कुशिंग रोग के कारण बैक साइड में, तो इसे बोलते हैं बफेलो हम्प। भैंस का जो कुब्बड़ होता है उसके जैसा यहाँ पे हो गया, तो बफेलो हम्प ऑन बैक साइड। उसके बाद ये देखो पर्पल कलर का स्ट्रेच मार्क कुशिंग रोग के कारण हो जाता है, यही बी में दे रखा है। उसके बाद वसा का जमाव हो जाता है त्वचा के नीचे, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ए बी सी ये सारे ही इसके सिम्टम्स हैं, साथ में लटका हुआ पेट, और इस रोग के कारण जो मसल्स है वो रिलैक्स कर जाता है, लटक जाता है मसल्स। डैश रोग, रक्त में सोडियम का स्तर घट जाता है जबकि पोटेशियम का स्तर बढ़ जाता है। सोडियम का स्तर घट जाता है, पोटेशियम का स्तर बढ़ जाता है, ये तो उल्टा हो गया। एल्डोस्टेरोन सोडियम के लेवल को बढ़ा रहा था, पोटेशियम को ब्लड से बाहर निकाल करके इसके लेवल को घटा रहा था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो हाइपोसिक्रीशन हो गया और ये हो जाएगा एडिशंस डिजीज। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है? कौन टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है? ये काम करता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है जब बच्चा पेट में पल रहा होता है, तो वो एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी। न्यूरोलॉजी हमारे नर्वस सिस्टम के स्टडी को कहते हैं। कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड स्टडी को कहते हैं। डर्मेटोलॉजी हमारे स्किन और हेयर से रिलेटेड स्टडी को कहते हैं। डैश और डैश वृक्क द्वारा स्रावित दो मुख्य हार्मोन हैं। किडनी को भले ही हम एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते हैं, बट ये दो तरह के हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। एक तो आप ऑलरेडी जान रहे हो, एरिथ्रोपोइटिन, जो कि आरबीसी के बनाने में मदद करता है। दूसरा है कैल्सीट्राइओल, तो कैल्सीट्राइओल और एरिथ्रोपोइटिन। विटामिन डी का सक्रिय रूप है, विटामिन डी का सक्रिय रूप है कैल्सीट्राइओल। अगर हमारे शरीर में कैल्सीट्राइओल की कमी हो जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई है, और हमारे बॉडी में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो कैल्शियम का हम लोग अवशोषण नहीं कर पाएंगे। हमारा शरीर कैल्शियम का अवशोषण नहीं कर पाएगा। हम बाहर से चाहे जितना खाने में कैल्शियम ले ले, हमारे बॉडी में वो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी में कैल्सीट्राइओल की कमी है, यानी कि विटामिन डी की कमी है। इंसुलिन की खोज किसने की? हार्मोन की खोज किसने की? बेलिस एंड स्टार्लिंग। अगर कभी पूछे हार्मोन शब्द किसने दिया तो वो हो जाएगा स्टार्लिंग। इंसुलिन की खोज की बेंटिंग एंड बेस्ट, ये दो वैज्ञानिक हैं, बेंटिंग, बेस्ट और एक और है मैकलियोड। तो ये तीनों ही वैज्ञानिक ने मिलकर के इंसुलिन की खोज की। इंसुलिन को सबसे पहले खोजा गया था पैनक्रियाज ऑफ डॉग, कुत्ते के अग्नाशय से। अब कुछ सवाल एनसीईआरटी के बारकोड वाला। नीचे अग्रपीयूष यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के दो पार्ट्स हैं, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एक एंटीरियर पिट्यूटरी। हमसे पूछा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं, इसमें से गलत प्रविष्टि का चयन कीजिए। ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये तीनों ही एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। ऑक्सीटोसिन ये कहां से सिक्रीट होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। बट ऑक्सीटोसिन को बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। अब एक ये सवाल बड़ा सा बट बहुत ही आसान सा। मैरी इंटरव्यू देने वाली है, लेकिन इंटरव्यू देने के 5 मिनट पहले पसीना निकलने, हृदय स्पंदन,
दर और श्वसन दर बढ़ने आदि का अनुभव करती है। कृपया बताएं कि उसकी व्याकुलता के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। आप खुद सोचो, आप इंटरव्यू देने जाओगे पहली बार तो आप थोड़ा सा डरोगे, थोड़ा सा आप तनाव महसूस करोगे, आपका हार्ट रेट तेज रहेगा, आपकी सांसें तेजी से चलेंगी, यानी कि रेस्पिरेशन रेट भी ज़्यादा हो जाएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है हो सके तो पसीना भी आने लगेगा। आप रुमाल निकाल करके अपने चेहरे को साफ करोगे। तो इस सिचुएशन में अब आप बता दो कि कौन से हार्मोन सिक्रीट होंगे? एड्रीनालिन। तो यहाँ एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन दोनों हो जाएगा। ये दोनों ही हार्मोन सिक्रीट होते हैं और ये दोनों के कारण मैंने आपको पहले बताया हमारा हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, ब्लड शुगर इंक्रीज करेगा, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज करेगा, ये सारे ही इंक्रीज कर जाते हैं। थाइमोसिन उत्तरदायी है। थाइमोसिन हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये क्या करेगा? टी लसिकाणु यानी कि टी लिम्फोसाइट के अधिक उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। इसका उत्पादन अधिक करेगा ताकि ये हमारे बॉडी को अच्छे से डिफेंस कर पाए। लेडिंग कोशिकाएं एक हार्मोन समूह को उत्पन्न करती है जिसे कहा जाता है लेडिंग कोशिकाएं। कहाँ मिलती है ये? टेस्टिस में। कौन से हार्मोन को बनाएगी? एंड्रोजन। एंड्रोजन ये एक समूह है जिसका एक हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। हमारा आंसर एंड्रोजन। ऐसे एस्ट्रोजन भी ये कोई एक हार्मोन नहीं है, इसके अंदर भी 2-3 हार्मोन्स आते हैं, बट आपको एस्ट्रोजन ही याद रखना है, इसके अंदर का कोई हार्मोन नहीं याद रखना है। पित्तपिंड कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन का नाम है। ये कॉर्पस ल्यूटियम ये आपको अंडाशय में मिलेगा, ओवरीज में मिल जाएगा। हम लोग इसके बारे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर में बात करेंगे। फिलहाल आप याद रखो, ओवरीज का जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये हार्मोन को सिक्रीट करता है और ये हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा। प्रोजेस्टेरोन कहां से? कॉर्पस ल्यूटियम से। कहां है ये? ओवरीज में। कॉर्टिसोल किससे स्रावित होता है? कॉर्टिसोल जो कि एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। तो एड्रिनल यहां पे लिखा हुआ है बट आप पूरा याद रखो, एड्रिनल कॉर्टेक्स। सी इसका राइट आंसर। सामान्य निद्रा जागरण चक्र के लिए उत्तरदायी है। हमारे स्लीप वेक साइकिल के रिस्पॉन्सिबल है। कौन से हार्मोन हो जाएंगे ये? मेलाटोनिन। हम जो सोते हैं जगते हैं उसका एक अपना रिदम बन जाता है हमारे बॉडी के लिए, तो इसको ये रेगुलेट करता है। मेलाटोनिन ये हार्मोन किसका है? पीनियल का है। निम्न दशाओं या स्थितियों में से एक थायराइड हार्मोन की कमी से जुड़ी हुई नहीं है। क्रेटिनिज्म हम लोगों ने देखा, जब बच्चा पैदा होता है उसी समय से थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तब उसका ग्रोथ रुक जाता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थायरोक्सिन की कमी के कारण। ग्वाटर आयोडीन की कमी हो जाती है, थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। मैक्सिडीमा ये भी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, बट ये एडल्ट के अंदर। एक्सोप्थैल्मोसिस ये वही है, एक्सोप्थैल्मिक ग्वाटर। एक्सोप्थैल्मिक ग्वाटर, लेकिन ये डिजीज तब होता है जब हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन इंक्रीज कर जाता है। तो इस केस में भी थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है और जो आई बॉल है वो बाहर की ओर उभर जाता है। तो हमसे तो ये पूछा गया था ना कि कमी से हार्मोन, थायराइड हार्मोन की कमी से जुड़ी हुई नहीं है, ये तो थायराइड हार्मोन की वृद्धि से जुड़ी हुई है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्तनधारियों की निम्न सभी उत्तकें केवल एक को छोड़कर वल्कुट क्षेत्र से घिरे एक केंद्रीय मध्यांश क्षेत्र बनी होती है। गलत प्रविष्टि को चिन्हित करें। आई थिंक सवाल तो आपको समझ में भी नहीं आया होगा क्या बोला। सवाल ये बोल रहा है, ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें आपको बताना है किसमें कॉर्टेक्स, मेडुला ये 2 रीजन्स पाए जाते हैं। बस यही सवाल है। इन 4 ऑर्गन्स में से किसमें कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन पाया जाता है। किडनी के बारे में आपने एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ा था, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, तो इसमें तो पाया जाता है। एड्रिनल के बारे में आपने इस चैप्टर में देखा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, इसमें भी पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव चैप्टर में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप पढ़ेंगे ओवेरियन कॉर्टेक्स, ओवेरियन मेडुला, तो इसमें भी मिलता है, लीवर में नहीं मिलता है।
तो लीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्टेक्स को हिंदी में बोलते हैं वल्कुट और मेडुला को मध्यांश। अब एक और लंबा चौड़ा सवाल पढ़ते हैं। शरीर में रुधिर कैल्शियम स्तर इस बात का परिणाम है कि आहार से प्राप्त होने वाला कितना कैल्शियम अवशोषित हुआ है, कितना कैल्शियम मूत्र द्वारा निकल गया है, कितना अस्थि घुलकर रुधिर में कैल्शियम का मोचन करती है और रुधिर से कितना कैल्शियम ऊतकों में प्रवेश करता है। इन प्रक्रियाओं में कई कारक अपनी भूमिका अदा करते हैं। इस क्रिया में जिस कारक की कोई भूमिका नहीं है उसका पता करें। तो सवाल आपसे बस ये कह रहा है कि हमारे ब्लड में जो कैल्शियम है वो इस बात का परिणाम है कि हमने बाहर से जितना कैल्शियम लिया वो कितना अवशोषित हुआ, हमारे यूरिन से कितना कैल्शियम बाहर चला गया, हमारे बोन से कितना कैल्शियम हमारे ब्लड में आया। हमारा बोन कैल्शियम से बना हुआ है तो उससे कितना कैल्शियम हमारे ब्लड में आया और कितना कैल्शियम हमारे टिश्यूज के अंदर गया। तो इन सारे ही प्रोसेस में कई सारे फैक्टर्स हैं जो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन ये रोल प्ले नहीं करेगा। विटामिन डी, पता ही आपको, विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर होगा तो बाहर से हम लोग कैल्शियम को खाएंगे तो ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएगा। उसके बाद पैराथायरॉयड के बारे में आपको पता ही है, हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। थायरोकैल्सिटोनिन ये हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटाएगा। थाइमोसिन इसका काम तो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करना है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एस्टेरॉयड हार्मोन नहीं है? कैल्सिट्राइओल, एल्डोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन ये एस्टेरॉयड हार्मोन है। जो भी एस्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो बने होते हैं कोलेस्ट्रॉल से। थायरोक्सिन नहीं होगा, ये एक अमाइन हार्मोन है। अमाइन हार्मोन वो होता है जो अमीनो एसिड टायरोसिन से बना होता है और जो भी एस्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट तैयार कर दिया है, आप इसको ध्यान में रख सकते हो। एस्टेरॉयड हार्मोन जो कि कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। जनरली कोई जरूरी नहीं है, जनरली जो भी एस्टेरॉयड हार्मोन होते हैं उसके लास्ट में आपको OL या फिर ON मिल जाएगा, ONE। जैसे यहाँ देख लो, इससे आपको पहचानने में थोड़ा आसानी होगा। कोलेस्ट्रॉल, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ देखो, यहाँ तो नहीं है, ना तो OL है ना तो ONE है, बट ये है एस्टेरॉयड हार्मोन। तो ये सारे हो गए एस्टेरॉयड हार्मोन। अमाइन हार्मोन ये अमीनो एसिड टायरोसिन से बने होते हैं। जनरली अमाइन हार्मोन के लास्ट में INE आपको जनरली मिलेगा। जैसे थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन, नॉर एड्रेनालिन हार्मोन, ये सारे हो गए अमाइन हार्मोन, जिसमें इस दोनों को हम लोग बोलते हैं कैटेकोलामाइन हार्मोन। उसके बाद पेप्टाइड हार्मोन, इसमें पेप्टाइड बाउंड्स होते हैं और ये सारे हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागन, ऑक्सीटोसिन, ADH, ये सारे पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। एस्टेरॉयड हार्मोन डैश से बनते हैं। एस्टेरॉयड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। अब आपके लिए एक सवाल है, आप लोग इसको बनाओ और आंसर दो कमेंट बॉक्स में लिख करके। देखते हैं कितने लोग इस वीडियो को देखते हैं और कितने लोग जवाब देते हैं। ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं भी है, तो वहां से भी जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। जो हार्ट है हम लोगों का, ये भी एक हार्मोन को सिक्रीट करता है। उस हार्मोन का नाम शॉर्ट में याद रखो, ANF। ANF ये क्या है? हार्मोन है। किसका? हार्ट का। एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। तो फाइनली ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैंने ये कोशिश किया है कि हर तरह के सवाल मैं आपको करवा दूं, कहीं से भी कोई सवाल आए इस चैप्टर से तो आप छोड़े नहीं। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाएं हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच।